नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आप और हम सभी जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसी बड़ी समस्याओं की केवल एक ही वजह है, वो है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। लेकिन देश में लगातार बढ़ती लिटरेसी रेट के चलते लोग अब इस ओर ध्यान देने लगे हैं। NHFS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2% पर आ गई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार बढ़ती शिक्षा दर और परिवारों के फैसलों में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी का असर है ये, जिसकी जो समस्या को लेकर सरकारें सालों से लोगों को जागरूक करने की कोशिशों में लगी हुई थी, अब वो जाकर संभव होती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण लगातार आसमान छूती महंगाई को भी माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, वो ये है कि अगर ऐसे ही लोग कम बच्चों को अहमियत दें या बच्चे को जन्म ना दें, तो आखिर उनके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? ऐसे तमाम सवाल जहन में आते हैं जब इस तरह के कुछ आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जिनका जवाब हम अपने आज खास मेहमानों से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात की जाए। लेकिन चलिए उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नारा दिया था, हम दो हमारे दो। लेकिन इस स्लोगन का असर तेजी से बढ़ती देश की जनसंख्या पर दिखता नजर नहीं आ रहा था, जिसकी बड़ी वजह थी देश में साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। अब इन दोनों ही मोर्चों पर देश ने फतेह हासिल कर ली है और बढ़ती महंगाई और शिक्षित महिलाओं की परिवार के फैसलों में बढ़ती हिस्सेदारी से लोग अब छोटे परिवार को अहमियत दे रहे हैं। इसका असर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट में साफ साफ देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर 2.2% से घटकर 2% हो गई है। देश में केवल 5 राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट 2.1% यानी रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। इनमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर शामिल है। दरअसल देश में ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट यानी CPR 54% से बढ़कर 67% हो गया है। गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी लगभग सभी राज्यों में बढ़ गया है। NHFS 5 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी अस्पतालों में बच्चों की पैदाइश 69% से बढ़कर 89% हो गई है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% बच्चों का जन्म अस्पतालों में होता है, जबकि शहरी इलाकों में ये आंकड़ा 94% है। अरुणाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल बर्थ में अधिकतम 27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पिछले 5 सालों में 91% से ज्यादा जिलों में 70% से ज्यादा जन्म अस्पतालों में हुए हैं। तो अगर ये आंकड़ा यूं ही घटता रहा तो अब वो दिन दूर नहीं जब देश में जनसंख्या नियंत्रण केवल एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनकर धरातल पर उतर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET9 स्वदेश। तो सालों से जो हमारा देश जनसंख्या नियंत्रण का सपना देखता आ रहा है, क्या वो अब पूरा होने को है? इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड सोशल डेमोग्राफी IIPS मुंबई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास गोली हमारे साथ हैं। फीलिंग माइंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल और लीलावती हॉस्पिटल के IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंदिता पालशेटकर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले डॉक्टर श्रीनिवास, आपके पास ही मैं आऊंगी। तो जिस तरह की जनसंख्या नियंत्रण की हम बात कर रहे हैं, जो इस तरह की रिपोर्ट में भी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये सपना आपको लगता है कि बहुत जल्द भारत के लिहाज से पूरा होगा? जो फर्टिलिटी की जो बात आप कर रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर वुमेन, उसमें तो आप लोग ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ठीक है ना। उसमें आप सपना तो पूरा हो गई है, उसमें अब होना वाला कुछ ऐसा नहीं है। ऑलरेडी वी हैव बट नॉट, कुछ स्टेट्स है ऑफ कोर्स, देयर आर सम एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, पिछड़ा स्टेट्स जो हम लोग कहते हैं, और एस्पिरेशनल स्टेट्स। एक्चुअली पिछड़ा स्टेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, आजकल नीति आयोग ने उसको एस्पिरेशनल स्टेट्स बोल रही है। उसमें कुछ स्टेट्स है, बट उसमें भी
कुछ इफ यू गो बाय एजुकेशनल कैटेगरीज, है ना, एजुकेशनल कैटेगरीज और वेल्थ वेल्थ कैटेगरीज बाय जाएंगे तो उसमें जो एजुकेशनल, जो जिनको एजुकेशन मिला है और जिनको जिसका वेल्थ स्टेटस अच्छा है, उन लोग में ऑलरेडी फर्टिलिटी लो है। बट जो एक्चुअली आपको ये देखना है कि वांटेड फर्टिलिटी, जो लोग कितना बच्चे चाहते हैं, जो आइडियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बेसिस पे जो फर्टिलिटी एस्टिमेट होता है, वांटेड फर्टिलिटी, वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत लो है। इट्स लेस देन, है ना, 2 चिल्ड्रन, है ना, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है लेस देन 2 चिल्ड्रन। सो लोग चाहता नहीं है कि किसी ने भी 2 चिल्ड्रन से ज्यादा किसी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा बहुत अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, अनमेट नीड है फैमिली प्लानिंग की, जो जिसको फैमिली प्लानिंग जो अपने चिल्ड्रन मतलब करना, मतलब उन लोग नहीं चाहता है, बट लेकिन उनको पास दो सबसे बड़े रीजंस मैं बोलूंगा, वो लास्ट डिबेट में भी मैंने बोला था। एक तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की जो सप्लाई है उसका और अच्छे से करना पड़ेगा। सेकंड चीज है कि इन्फेंट मोर्टालिटी, ये जितने भी स्टेट्स है जहाँ पे थोड़ा अभी कुछ कैटेगरीज में ज्यादा है, वहां पे इन्फेंट मोर्टालिटी भी ज्यादा है। जब तक उनको अपने बच्चों का सर्वाइवल इंश्योर नहीं करेंगे, एश्योरेंस नहीं कर पाएंगे, वहां पे फिर उनको 2 से रोकना, 1 से रोकना, ये सब नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर उनका बच्चा नहीं, सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, अगर वो बच्चा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा उनको कंफर्म नहीं होता है, तो वो कैसा, कोई एक चाइल्ड पे 2 चाइल्ड पे कैसा रोकेगा, नहीं रोक पाएगा ना वो। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स में या अपना वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, जितने भी जो वेस्ट और बाकी स्टेट्स में ये इन्फेंट मोर्टालिटी काफी कम हो गई, जिस वजह से इवन फर्टिलिटी और भी नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो वो सपना तो पूरा हो गया है। इवन जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जब बात कर रहे हैं, जब फर्टिलिटी 2.1 हो गया है, कुछ दिन ये पॉपुलेशन मोमेंटम होगा, जो जिसकी वजह से ग्रोथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, बट लेकिन वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा जब ज्यादा दिन हम इसी और इस कमी के पीछे क्या fertility- वजह हो सकती है श्रीनिवास जी? जो भी आपने बातें अभी गिनाई है और आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक हम इस राह पर निकल चुके हैं जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण में आ रही है, फर्टिलिटी रेट तो कम हो ही रहा है। ये इस बदलाव के पीछे क्या वजह रही है मुख्य रूप में? देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में, सारे दुनिया में वन ऑफ दी ओनली कंट्री जो ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इतना बड़े स्तर पे इम्प्लीमेंट किया है। सो सबसे बड़ा मैं रीजन बोलूंगा, जिस तरह हमने अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है ना, हमने एक मूवमेंट की तरह इसको इम्प्लीमेंट किया। स्पेशली 70s में थोड़ा सा वो इमरजेंसी के टाइम पे कुछ गलत तरीके से एडॉप्ट हुआ है कोवर्सिव मेथड्स, बट उसको अगर आप उसको निकाल देंगे तो हम लोग ज्यादातर टारगेट जो अप्रोच यूज किया है। देखिए, टारगेट अप्रोच का भी कुछ कुछ नेगेटिव्स है, बट लेकिन क्यों, जो रीजन, असली रीजन क्या है, तो वही है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव है कि ओनली फीमेल स्टेरिलाइजेशन पे फोकस किया फैमिली प्लानिंग में, और थोड़ा थोड़ा कई जगह कोहर्सिव मेथड यूज किया, बट दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। बट मेजर रीजन वही है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देन और एक चीज रीजन है कि ये इन्फेंट मोर्टालिटी को कम करना, वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करना, चाइल्ड सर्वाइवल, क्योंकि हम लोग ये अपना डेमोग्राफिक लैंग्वेज में बोलता है चेंज रिस्पॉन्स। जब इन्फेंट मोर्टालिटी चेंज होता है तो फर्टिलिटी डिक्लाइन रिस्पॉन्स करता है, तो उसको चेंज रिस्पॉन्स मॉडल बोलता है यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट लैंग्वेज में। तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है। देन बाकी एजेड मैरिज भी इम्प्रूव होना, ये भी एक सबसे बड़ा, अभी जो रिसेंट फर्टिलिटी डिक्लाइन है उसमें एजेड मैरिज इंक्रीज होने का कंट्रीब्यूशन, जिस तरह हमने चाइल्ड मैरिजेस को अवॉइड किया है, वो भी रिसेंट टाइम्स में, लास्ट 1 डेकेड में चाइल्ड मैरिज का जो ड्रॉप है, एजेड मैरिज का जो इम्प्रूवमेंट है, वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। ये 3 सबसे, थोड़ा बहुत अबॉर्शन की कंट्रीब्यूशन भी है, अबॉर्शन एक्सिस की, बट लेकिन उसकी जो सही नंबर्स हमारे पास नहीं मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर सर्वे नहीं है, कोई रिलेबल नंबर्स नहीं है, तो उसका भी है। ये सब हम लोग, ये जो 4 फैक्टर जो है ना, फंडामेंटल रीजंस है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलता है कि प्रॉक्सिमेट डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी, जो सबसे नजदीक वाला। और जो डिस्टल फैक्टर्स है वो भी है, जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो
उस तरह नहीं, मतलब जो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट रेट तो ड्रॉप हो रहा है, वो अलग बात है, जो जिस तरह काउंट करना, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह काउंट करता है, बट ओवरऑल जो है ना फीमेल एम्पावरमेंट की भी जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी रोल है। तो और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होना, वो उसका भी यहाँ पे लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं, ज्यादा जागरूक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं और अपनी जिंदगी, अपनी आर्थिक जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले रही हैं। डॉक्टर चीनू, इस तरह के बदलाव को आप कैसे समझती हैं? जो रीजंस सर ने बताए, उसके अलावा सोशियो कल्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे यहाँ आए हैं, उनको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये जो जनरेशन है, ये कमिटमेंट शाय जनरेशन है। अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज की वजह से रिलेशनशिप में भी ये कमिटमेंट देरी से करती है या करने में घबराती है, जहां पर दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट दे डोंट वांट टू कमिट टू अ मैरिज। सिमिलरली पेरेंटिंग जो है वो पहले एक चॉइस है, उसके बाद में एक कमिटमेंट है इन लोगों के लिए। तो ये एक अब नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे पहले की जनरेशंस में आप बड़े हो गए, उसके बाद आपकी शादी करा दी जाएगी, उसके बाद में आपके बच्चे हो जाएंगे, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ था। Now they say that we will choose whether we want to have a child or not, and that is a very good thing to have, क्योंकि इससे चाइल्ड रियरिंग की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। पर चॉइस हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको कमिटमेंट नहीं करना है। ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको एड्रेस करने की जरूरत मुझे लगती है। तो आजकल हमारे यहाँ डिंक कपल्स पाए जाने लगे हैं, डबल इनकम, नो किड्स। So they say we are not going for a child, although we have got all the resources, because वो हमारे लाइफ में कोई एडिशनल हैप्पीनेस ऐड नहीं कर रहा है। We are happy like the way we are, and so I think अब हमको रिवर्स साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की, सोशल अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमको उनको बताना पड़ेगा व्हाट आर द जॉयज ऑफ पेरेंटिंग। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें ये कंसर्न है, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि रिप्लेसमेंट लेवल तक हम आ गए। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है, दो इंसान जब एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर दिया। सो व्हेन दे डाई, दे हैव लेफ्ट टू चिल्ड्रन इन रिप्लेसमेंट ऑफ देमसेल्व्स। अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे आ रहे हैं, जैसे उस रिपोर्ट में देखा गया, बहुत सारे स्टेट्स में हम 2 से भी नीचे आ गए, 1.2 तक भी आ गए। इससे भी नीचे अगर हम जाने लगेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि ओल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ रह जाएगी और यंग जनरेशन रहेगी ही नहीं, काम करने वाली एक्टिव जनरेशन रहेगी ही नहीं। इसलिए इनको भी अब एड्रेस करना पड़ेगा। अभी तक हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की, अब हमारी पॉपुलेशन मेंटेन कर होने के बाद कहीं डिक्लाइन ना हो जाए। सो दिस इज आई थिंक। और एक रीजन मुझे इसका ये लगता है कि जो ये कपल्स हैं, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, ये सब बड़ा डिलेड हो रहा है और वो लोग मैरिजेस में भी लेट एंटर हो रहे हैं। लेट एंटर होने के बाद समटाइम्स दे वांट अ चाइल्ड बट दे डोंट गेट अ चाइल्ड, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल फर्टिलिटी तब तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है। तो क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, उन्होंने सोचा था अभी नहीं चाहिए। पर जब वो कंसीविंग के लिए गए, फैमिली प्लानिंग के लिए गए, उस वक्त उनको बच्चा हुआ ही नहीं। तो ये भी एक इसका रीजन मुझे लगता है। चाहती हूँ डॉक्टर नंदिता थोड़ा सा विस्तार से हमको बताएं कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आपने ऐसे देखा है कि लोग अपने वर्क लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चे की प्लानिंग करना, फैमिली प्लानिंग करना डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है? हाँ जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 5 साल शादी हो गई है और फिर उन्होंने ट्राई किया है और फिर 1 साल में नहीं होता है तो तुरंत भागते दौड़ते आते हैं, क्योंकि हम वी हैव टू रियलाइज कि वो 6 साल हो गए शादी के बाद।
तो काफी कोई पेशेंट्स कपल्स ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की है और अभी जब वो बच्चा चाहते हैं तब उन्हें बच्चा नहीं होता है। और हमारा एक स्टडी आया है कि इंडियन विमेन में एजिंग एक्सेलरेटेड है एज कंपेयर टू अ वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स। तो काफी लड़कियां मैं देख रही हूँ इन माय प्रैक्टिस कि यंग एज में उनका बायोलॉजिकल एजिंग जो अभी चीनू ने कहा वो इट्स एक्सेलरेटेड। वो जब आते हैं तो उनके स्त्री बीज जो है या अंडे जो है कम हो जाते हैं और फिर टाइम टू प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेना पड़ता। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आई थिंक अवेयरनेस एजुकेशन से ही पता चलेंगे। एंड इस बारे में मतलब हमें तो अभी मालूम है कि फैमिली प्लानिंग का बहुत रीच है। अबाउट 70% पीपल फैमिली प्लानिंग करते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि श्रीनिवासन ने कहा कि मेनली वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फीमेल स्टेरिलाइजेशन कि नियरली 80% आई थिंक इज फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो बहुत कम है, बट ये पिल्स वगैरह लेके लड़कियों को पता चलना चाहिए कि अपनी ओवेरियन एजिंग क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका एक सर्वे किया जाए और पता किया जाए कि एजिंग ये क्यों अपने देश में जल्दी हो रहा है इन द गर्ल्स। सो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम जो हम अभी फेस कर रहे हैं, अर्बन हो या रूरल पॉपुलेशन में हो, द प्रॉब्लम इज क्वाइट सिमिलर। डॉक्टर श्रीनिवासन, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह की जनसंख्या कम होने की बात की जा रही है और जो पॉइंट्स डॉक्टर चीनू ने उठाए हैं, कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी? Like we are already, I told in the last time when this topic was we have discussed here only in your channel, I told this that हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है सिर्फ 40 साल में कंप्लीट हुआ। We have started our first fertility transition science in 1975 में हुआ था, अभी 2020 तक कंप्लीट हुआ है। ये इतना ट्रांजिशन जैसा फर्स्ट फर्टिलिटी ट्रांजिशन शुरू होके खत्म होने तक जो टाइम है फ्रांस और इंग्लैंड में 225 ईयर्स 230 ईयर्स हर जगह 200 साल से ऊपर ये ट्रांजिशन लिया है फर्टिलिटी ट्रांजिशन शुरू होकर फर्स्ट फर्टिलिटी ट्रांजिशन कंप्लीट होने तक। बट हमने सिर्फ 40 साल में कंप्लीट किया। सो वी अननेचुरल, ये हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना, नॉट ओनली स्पीड बट इट इज एन अननेचुरल। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो एजुकेटेड वुमेन का जितना फर्टिलिटी कंट्रीब्यूशन है उतने ज्यादा अनएजुकेटेड वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है फर्टिलिटी का। इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि जो भी मुझे पूछता है कि फर्टिलिटी ट्रांजिशन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो फैमिली प्लानिंग। बिकॉज हाउ एन अनएजुकेटेड वुमेन कैन कंट्रीब्यूट टू फर्टिलिटी डिक्लाइन, इट्स बिकॉज ऑफ थ्रू द इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब जो टारगेटेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू। सो बट लेकिन जो अभी जो लो फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ तक हम जा सकता है। देखिए ग्लोबली आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज में 1.2 1.3 जो जिसको बोलता है लोएस्ट लो फर्टिलिटी, अल्ट्रा लो फर्टिलिटी जो कंट्रीज है, चाहे ईस्ट एशियन कंट्रीज है, सिंगापुर, साउथ कोरिया और जर्मनी, ये सब जो कंट्रीज में दुनिया में अभी सबसे ज्यादा कंट्रीज पॉपुलेशन को इंकरेज कर रहा है। दे आर encouraging their people to go for children by giving incentives. They are giving more incentive. और इन लोग जो दोनों जो एक्सपर्ट्स जो बोला है वो बहुत सही है कि जो सपोर्ट रेशियोज है, जो यंग पीपल सपोर्टिंग ओल्डर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इवन हमारे जो नर्सेस है, जो इंडिया से जो नर्सेस है, इफ दे विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, से एंटायर यूरोपियन ओल्ड एज केयर सेक्टर का कोलैप्स हो जाएगा। इवन ऑस्ट्रेलिया और मेनी कंट्रीज कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ओल्ड एज सपोर्ट करने के लिए, कोई ओल्ड एज केयर के लिए सपोर्ट करने के लिए उनके पास पीपल नहीं है, लोग नहीं है, यंग वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। तो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग इंसेंटिव्स। बट एक और रीजन जो यहाँ पे इन्होंने बताया, उसको मैंने थोड़ा साइंटिफिक जो साइकोलॉजिकल रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब एक बार 2.0 तक पहुंचने के बाद उससे नीचे और ट्रांजिशन होता है, उसको सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं हम लोग।
ना, उसके लिए आइडिएशनल चेंजेस, जैसा पीपल इंडिविजुअलिटी आता है, पीपल वरी अबाउट देयर ओन कैरियर, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ट्रेड अप होती है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, सो दे वांट टू डू क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, वो उसका भी आता है। देन हाउसिंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, ज्यादा चिल्ड्रन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सब जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां सबसे ज्यादा रीजन यही है, आप कौन शादी कर रहा है, कौन बच्चा पैदा कर रहा है, दोज हु आर इन वेल ऑफ जॉब्स, वेल एजुकेटेड, जिसके पास पक्का सोशल सिक्योरिटी है, दे आर गोइंग फॉर चिल्ड्रन, दे आर इन मैरिंग, दे आर इन द यूनियंस। बट जो लोगों के पास जॉब नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, दोज आर द पीपल हु आर इन अ फ्रैगाइल यूनियंस, कॉम्प्लेक्स फैमिलीज, जो है शादी नहीं करता है, बहुत सारा नॉन मैरिटल फर्टिलिटी, सी ऑल यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह 60-70% नॉन मैरिटल फर्टिलिटी है, ठीक है। तो वो जो ट्रेंड्स इंडिया में आएगा नहीं आएगा, वो तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मेरा कहना है कि आई ऑलरेडी स्टार्टेड सम रिसर्च, तो वो लाइक धीरे धीरे आएगा, बिकॉज बट हमारा जो मैरिज सिस्टम है स्टिल इट्स लाइक ए गोल्डन केज, ओके। तो वो फैमिली सिस्टम और मैरिज सिस्टम स्टिल इट्स लाइक ए गोल्डन केज है। इस वजह से हमारा फैमिली सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होने की वजह से वी डू नॉट गेट दैट मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सून, बट इट विल हैपन ओवर द टाइम, because through globalization process, the way media, cinema और जितने भी हो रहा है, तो inculcation of culture will happen, that's what cultural diffusion what we call, so वो हो जाएगा, वो धीरे धीरे आएगा, but not that fast। और एक चीज आपने सोचना है कि सन प्रेफरेंस, देखिए केरला 1995 के आसपास ये रिप्लेसमेंट लेवल पे गया था, बट स्टिल दे आर एट 1.9 नाउ, 1.8, लास्ट 1 डेकेड से द फर्टिलिटी स्टालिंग अराउंड 1.9 है ना। तो वो भी रीजन है हमारा पास, जो जब तक जो सन प्रेफरेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इतना जल्दी नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज यू नो दो वो भी एक बड़ा रीजन है कि हमारा फर्टिलिटी इतना लोवेस्ट लो में जाने का। सो ये सब रीजंस है कि बट लेकिन कुछ ग्रुप्स दो तरह से अभी देखना चाहिए, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अच्छा एस्पेक्ट भी है डॉक्टर चीनू, जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में बेहतर तरीके से सोच पा रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका एक हर चीज़ का एक प्रो होता है और एक कॉन होता है। अब इसका डाउन साइड क्या है? अक्सर हम देखते हैं जब रिटायरमेंट की उम्र आती है, जब बुढ़ापा आता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके लिए एक इमोशनल फैक्टर रहते हैं, क्वेश्चन फैक्टर रहते हैं, जिनके ऊपर आप आश्रित होते हैं इमोशनली, कम से कम वो कहीं ना कहीं लैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है इस नए सिस्टम में। साइड इफेक्ट्स क्या देखती हैं आप? दो चीजें हैं। पहली बात तो to bring a child into the world also you need more people than just the parents. There is a concept called as alloparenting. हमारे यहाँ हम कहते हैं कि it takes a village to raise a child. तो यूनिट फैमिलीज बन गई, लोग अर्बन जगहों पर काम करने लग गए, दोनों वर्किंग कपल्स हैं, तो उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए बच्चा नहीं आया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चा नहीं आया तो कल को उनके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं मिला, तो ये एक विशियस साइकिल बन रही है। दूसरा इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा कि द कपल, द चाइल्डलेस कपल, उसमें से 1% विल गो फर्स्ट, एक पहले जाएगा, दूसरा बाद में जाएगा। तो although they might not have so much of problems during their working age, जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक व्यस्त हैं, जब तक एक दूसरे का उनको साथ है, पर जैसे ही दोनों में से एक जाएगा, वैसे ही पोस्ट रिटायरमेंट ब्लूज और ये सारे डिप्रेशंस जो हैं ये इंक्रीज होंगे। और जो मैरिज है वो भी तो क्रम्बल हो रही है ना आजकल, जहां पर you are not even talking about one person leaving the world, you are also talking about one person leaving the marriage. So पहले ही वो कमिटमेंट के लिए डरते थे, कमिटमेंट किया, बच्चों के लिए डरे, बच्चा नहीं किया, और उसके बाद मैरिज भी क्रम्बल हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इमोशनल हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगी, वो ये है कपल्स गोइंग फॉर सिंगल चिल्ड्रन।
एंड नॉट गोइंग फॉर मतलब एक सिबलिंग लेकर आए फैमिली में या एक और बच्चा लेकर आए, वो भी अब हम नहीं चाह रहे हैं। उसका भी अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सामने आने लगा है। एक टाइम था जब हम लोगों के बहुत सारे भाई बहन होते थे और बहुत सारी चीजें हम आपस में खेल कूद करके और लड़ाई झगड़ा करके सीख जाते थे। अब जो ये सिंगल चाइल्ड है घरों में जिनके पास भाई बहन नहीं है, वो लोग सोशल स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मुझे घर में सब कुछ मिलता है क्योंकि मेरा एक छत्र राज है, तो मुझे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जॉब में, प्रोफेशन में सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड टू इट। एंड और जब वैसा नहीं मिलता तो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फिर वो लोग परेशान हो रहे हैं, फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सारे इम्पैक्ट्स भी इसके देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो एक तरफ हम जहाँ देख रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण से क्या फ़ायदे हैं, मेरे ख्याल से वक्त ये भी आ गया है कि इसके नियंत्रण में आने के बाद और जिस तरह से ये कंट्रोल में आ रही है, बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपनी इमोशनल, अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में भी सोचे। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइफ के हर एस्पेक्ट में कंफर्टेबल रखें, मजबूत रखें और अपनी ग्रोथ पर भी साथ में आप ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।